नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MR न्यूज एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में कुल 30 प्रश्न होंगे जिन्हें हम वीडियो के माध्यम से हल करते हुए समझेंगे। दोस्तों, इस पेपर का स्तर वही रखा गया है जो रेट की मुख्य परीक्षा का रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो 26 सितंबर को होने वाली रेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है संवेदी परक और चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ होती है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है 50 से 59, दूसरा ऑप्शन है 70 से 89 तक, तीसरा ऑप्शन है 90 से 109 तक और चौथा ऑप्शन है 110 से 129 तक। तुरंत कमेंट कीजिए कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? यानी कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है भय, दूसरा ऑप्शन है घृणा, तीसरा ऑप्शन है आश्चर्य और चौथा ऑप्शन है भूख। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आश्चर्य। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, लिंगीय एवं प्रसूति स्तर और चौथा द्वंद्वात्मक विकास प्रक्रिया पर। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द्वंद्वात्मक विकास प्रक्रिया पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, जिसका पहला ऑप्शन है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, दूसरा ऑप्शन है योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन, जिन संबोधों विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन, चौथा ऑप्शन है कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। तो दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन है सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना बिना किसी उद्देश्य की भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं। दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। दोस्तों सीखने का संबंध उद्देश्य पूर्ण है, यानी कि अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, यानी कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम निम्न में से क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित और समस्या केंद्रित। तुरंत कमेंट कीजिए सही आंसर को। हाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा समस्या केंद्रित। अनुदेशन प्रणाली का उपागम होता है समस्या केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, किशोर किशोरियों के संबंध में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। किशोर किशोरियों के संबंध में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। दूसरा ऑप्शन है आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन और स्वसम्मान। तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण, विद्रोह की भावना और दोहराने की प्रवृत्ति। चौथा ऑप्शन है दर्शन, सुसमायोजन और समाज सेवा की भावना। दोस्तों सही उत्तर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। वो क्यों होगा? दोस्तों श्रेष्ठ समायोजन किशोरावस्था में नहीं होता है, दोहराने की प्रवृत्ति भी किशोरावस्था में नहीं पाई जाती और सुसमायोजन भी किशोरावस्था में नहीं होता। तो सही होगा ऑप्शन ए। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। ये कथन किसका है? दोस्तों पहला ऑप्शन है रोस, दूसरा है कोल्सनिक, तीसरा वैलेंटाइन और चौथा है विंग। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोल्सनिक। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन पहला है हिल्डा रावत, दूसरा जयराम ब्रूनर, तीसरा रिचर्ड सुचमन और चौथा है कार्ल रोजर्स। दोस्तों सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जेरोम ब्रूनर। जी हाँ, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान जयराम ब्रूनर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पहली विधि है प्रश्नकर्ता विधि, दूसरी है मनोभौतिक विधि, तीसरी है आत्मनिष्ठ अंकन विधि और चौथी है प्रयोगात्मक विधि। जल्दी से सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा द, यानी कि प्रयोगात्मक विधि।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ड्रेवर, दूसरा है गुड, तीसरा है मैकडोनाल्ड और चौथा ऑप्शन है सिम्पसन। तो जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुड। अगला क्वेश्चन है अपना, सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करना है। ये इस साइड में बुक्स दी गई है और इधर लेखक दिए गए हैं। यह है लेखक और ये बुक्स के नाम है। तो दोस्तों इनको सुमेलित करना है। पहला इसमें दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। बताइए दोस्तों दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक है RM गेने की। अगली बुक है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। जल्दी से बताइए दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड किसकी बुक है? दोस्तों मैं बता दूं कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पिंसेंट की बुक है। फिर है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी बुक है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर CL हल की बुक है। दोस्तों अगली बुक का नाम है द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये किसकी बुक है? तो दोस्तों ये है JP गिलफोर्ड की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम कितने कार्य दिवस होते हैं? दोस्तों कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं? पहला ऑप्शन है 200, दूसरा है 180, तीसरा है 210 और चौथा ऑप्शन है 220। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द, यानी कि एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम 220 कार्य दिवस होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसी तर्कना जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। ऐसी तर्कना जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक तर्कना, दूसरा ऑप्शन है सादृश्यवाची तर्कना, तीसरा ऑप्शन है निगमनात्मक तर्कना और चौथा ऑप्शन है आगमनात्मक तर्कना। दोस्तों जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निगमनात्मक तर्कना। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत पूर्व प्राथमिक स्तर, दोस्तों पूर्व प्राथमिक स्तर का मतलब होता है आंगनबाड़ी स्तर,
पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 10, दूसरा ऑप्शन है धारा 11, तीसरा ऑप्शन है धारा 12 और ऑप्शन ड है धारा 13। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी। हाँ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 11 यानी कि ऑप्शन बी। हाँ तो अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बालकों से भिन्न भिन्न प्रकार की सरल पहेलियां पूछ रही है, वह बालकों में किसका विकास करना चाहती है? एक अध्यापिका बालकों से भिन्न भिन्न प्रकार की पहेलियां पूछ रही है, वह बालकों में किस प्रकार का विकास करना चाहती है? ऑप्शन ए है कल्पना, ऑप्शन बी है चिंतन, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि और ऑप्शन ड है तर्क। तो दोस्तों जल्दी से सही आंसर का कमेंट कीजिए। एक अध्यापिका बालकों से भिन्न भिन्न प्रकार की सरल पहेलियां पूछ रही है, वह बालकों में किसका विकास करना चाहती है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य? सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन सी है ADHD और ऑप्शन डी है ऑटिज्म। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑटिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में बांटा? आलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में बांटा? दोस्तों ऑप्शन ए है 1 भाग में, ऑप्शन बी है 2 भाग में, ऑप्शन सी है 4 भाग में और ऑप्शन डी है 5 भाग में। जल्दी से सही आंसर का कमेंट कीजिए। आलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में बांटा? दोस्तों सही आंसर होगा ब, यानी कि आलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा है। दोस्तों 2 भाग है, पहला सामान्य शील गुण और दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि स्तर में भिन्नता हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुक्रम के कारण होती है और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता केवल वातावरण के कारण होती है। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, यदि विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि स्तर में भिन्नता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 2 बालकों में अगर समान बुद्धि है तब भी उनकी उपलब्धि में अंतर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की बाटिया बैटरी परीक्षण में है, यानी कि कितने उप परीक्षण हैं? बुद्धि मापन की बाटिया बैटरी परीक्षण में है। ऑप्शन ए है 4 उप परीक्षण, ऑप्शन बी है 5 उप परीक्षण, ऑप्शन सी है 6 उप परीक्षण और ऑप्शन डी है 7 उप परीक्षण। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। बुद्धि मापन की बाटिया बैटरी परीक्षण में है
तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यानी कि बुद्धि मापन की बाट या बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? थ्रस्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी मूल्य और ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिवृत्ति। थ्रस्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में से अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों से आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों से आवश्यक है? ऑप्शन ए है बालक का ज्ञान, ऑप्शन बी अधिगम के सिद्धांतों का ज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षण व्यूह रचना का ज्ञान और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान इन सभी के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। दोस्तों जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष की उपेक्षा की गई है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष की उपेक्षा की गई है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई और ऑप्शन डी सामाजिक। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है जैविक। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत की वह अवस्था जो फ्राइड की सुप्तावस्था से संबंधित है। एरिक्सन के सिद्धांत की वह अवस्था जो फ्राइड की सुप्तावस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी है स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑप्शन सी है पहल बनाम दोष और ऑप्शन डी है परिश्रम बनाम हीनता। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही आंसर बताइए। एरिक्सन के सिद्धांत की वह अवस्था जो फ्राइड की सुप्तावस्था से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिश्रम बनाम हीनता। जी हाँ दोस्तों, परिश्रम बनाम हीनता ही वह अवस्था है जो फ्राइड की सुप्तावस्था से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? कुछ लोगों का कहना है जब तक बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी है उदात्तीकरण। जल्दी से सही आंसर का कमेंट करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विस्थापन। जी हाँ दोस्तों,
विस्थापन का अर्थ होता है अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना नहीं हो। विस्थापन का अर्थ होता है अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना नहीं हो। प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालना। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रवृत्ति। और उदात्तीकरण का अर्थ होता है असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक मूल प्रवृत्तियों में बदलना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों को नहीं देखकर उसके संगठित रूप को देखते हैं, यही प्रत्यक्षण है। यह किस संप्रदाय की देन है? हम किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों को नहीं देखकर उसके संगठित रूप को देखते हैं, यही प्रत्यक्षण है। यह किस संप्रदाय की देन है? दोस्तों पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है प्रेरकीय संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है संरचनावाद और ऑप्शन डी है गेस्टाल्टवाद। जल्दी से सही आंसर का कमेंट कीजिए। हम किसी वस्तु के विभिन्न हिस्सों को नहीं देखकर उसके संगठित रूप को देखते हैं, यही प्रत्यक्षण है। यह किस संप्रदाय की देन है? तो दोस्तों यह गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की देन है। और गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक थे मैक्स वर्दिमर व कोहलर। संरचनावाद के प्रतिपादक थे वुंट व उनके शिष्य टिचनर। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक थे मैकडूगल और व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे वाटसन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, यहाँ निहित चिंतन का स्वरूप होगा। एक बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, यहाँ निहित चिंतन का स्वरूप होगा। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी सृजनात्मक और ऑप्शन डी आलोचनात्मक। सही आंसर का कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सही आंसर होगा अभिसारी। सही आंसर क्या होगा? अभिसारी। दोस्तों अभिसारी का अर्थ होता है निगमनात्मक। अभिसारी का अर्थ होता है निगमनात्मक और निगमनात्मक का मतलब होता है कि पहले से ही नियम तय होना, यानी कि तथ्य पहले से दिए हुए उसके आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना। तो सही आंसर होगा ए अभिसारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, TAT से संबंधित गलत कथन है। TAT से संबंधित गलत कथन है। दोस्तों पहला कथन है इसका पूरा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। दूसरा मॉर्गन व मुर्रे ने 1927 में दिया। तीसरा इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। चौथा ये 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का परीक्षण है। दोस्तों जल्दी से सही आंसर का कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब मॉर्गन व मुर्रे ने 1927 में दिया। जी हाँ दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि मॉर्गन व मुर्रे ने इस परीक्षण को 1935 में दिया था। मॉर्गन व मुर्रे ने इस परीक्षण को 1935 में दिया था। दोस्तों इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के, 10 मिश्रित और एक वृत्त कार्ड होता है। यह 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का परीक्षण है और इसका पूरा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। यह सही है। तो इसका सही आंसर होगा मॉर्गन व मुर्रे ने 1927 में दिया, क्योंकि यह कथन गलत है। तो दोस्तों ये था अपना मनोविज्ञान का
मॉडल पेपर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।